वेलकम वेलकम वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने शो डायरन इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 36 में। आज का नया दिन और आज का सिचुएशन ये रहा। Hello, my dear friend. Most welcome in our show, Darren English Words Gimmick. Until recently, almost all things were in apple pie order, but a hurricane or tornado-like situation started to turn in between Russia and Ukraine. Even more explicitly, Ukraine was threatened to mangle. Ukraine vehemently said to Russia, "It's a no-no and persona non grata." ये सिचुएशन रशिया और यूक्रेन पे आधारित जो ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुआ, वार क्यों हुआ, उस पे ही आधारित ये है। तो चलिए इसमें जितना भी वर्ड हम यूज किए हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड यूज किए हैं, तो उसको मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूँ विथ एग्जांपल विदाउट एनी फर्दर डिले। और आज का पहला वर्ड ये रहा। Until recently मिस होता है अप टू शॉर्ट टाइम अगो, मतलब हाल फिलहाल तक। Until recently इसको बोलेंगे हम हाल फिलहाल तक। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जांपल, until recently he used to live in मुंबई, मैंने हाल फिलहाल तक वो मुंबई में रहा करता था। इसको यदि हम बोलेंगे इस ढंग से बनाइए, आपका जो सेंटेंस बनाने का जो स्टैंडर्ड काफी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। देखिए, एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, इकोनॉमी ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड फ्रेगाइल अंटिल रिसेंटली। आपको भी याद होगा कुछ दिन पहले तक, जब तक मोदी गवर्नमेंट खास करके नहीं आए थे, तब तक ये इकोनॉमी के बारे में, इंडिया के इकोनॉमी के बारे में पूरा वेस्टर्न कंट्रीज और पूरा वर्ल्ड बोलता था कि यहाँ का इकोनॉमी कोई स्टेबल नहीं है, फ्रेजाइल है, कभी भी खत्म हो सकता है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद पूरा सिनेरियो चेंज है। इसलिए मैं बोला कि हाल फिलहाल तक इंडिया का इकोनॉमी को फ्रेजाइल बोला था, अनस्टेबल बोला जाता था, लेकिन अभी सिनेरियो चेंज है। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, नीतीश कुमार हैड एलियंस विद बीजेपी अंटिल रिसेंटली। जैसे आपको भी मालूम है और ये सबको मालूम है कि बहुत लंबा गठजोड़ रहा नीतीश कुमार जी का बीजेपी के साथ, और यह हाल फिलहाल तक चला है। मुझे कुछ चंद महीने पहले ही ये गठजोड़ खत्म हुआ है, इसलिए बोला हाल फिलहाल तक नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन था वो बीजेपी के साथ था। उसको जब हम यूज करेंगे तो ऐसे करेंगे, नीतीश कुमार हैड अलायंस विद बीजेपी अंटिल रिसेंटली। चलिए आज का सेकंड वर्ड ये रहा। दैट इज बी इन एप्पल पाई ऑर्डर। दिस इज इडियम्स, बी इन एप्पल पाई ऑर्डर। बी जो है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस बदल जाएगा। अगर पास्ट में होगा तो ये बी वॉज में चला जाएगा। अगर हैज हैव में परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा तो ये हैज हैव हो जाएगा। मीन्स अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये चेंज हो जाएगा। बी इन एप्पल पाई ऑर्डर, दिस इज इडियम्स। इसका मतलब होता है परफेक्टली अरेंज, मीन्स बिल्कुल ठीक ठाक ढंग से रखना, अच्छे ढंग से रखना, ऑर्डरली रखना। मैंने व्यवस्थित जो रखते हैं हम, पूरा अरेंज करके जो रखते हैं, उसी को हम बोलेंगे बी इन एप्पल पाई ऑर्डर। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, प्लीज अरेंज द बुक्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। मैंने आप जो बुक जो है उसको पूरा अच्छे से रखिए, पूरा अरेंज कीजिए, परफेक्टली अरेंज करके रखिए तो अच्छा रहेगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, ट्राई टू राइट ऑल द रूल्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। मान लीजिए कोई आप रूल्स लिख रहे हैं, मान लीजिए मैथ का लिख रहे हैं या ग्रामर का लिख रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि एप्पल पाई ऑर्डर में लिखिए, क्रमबद्ध लिखिए। ये नहीं कि एक यहाँ से लिखिए कभी दूसरे चले गए, मान लीजिए एक्टिव लिखिए, एक बार मान लीजिए आप क्वेश्चन टैग चले गए, तो ये नहीं चलेगा। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस इडियम, ऑल थिंग्स वर केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर इन राम्स हाउस। यहाँ पे राम्स जो देख रहे हैं, ये राम्स मतलब राम का, ये पॉजिटिव केस है। देखिए इसमें जो है राम जो है वैसे भी बहुत ही अच्छा रहता है, आपका आउटलुक उसका बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उतना ही नहीं, उसका घर पे जब हम गए थे उसका जो पूरा कुछ जो रखा हुआ था वो भी बहुत ही व्यवस्थित था, कोई छितरा हुआ नहीं था। नहीं तो कितना के घर में जाएंगे इधर उधर फेंका हुआ रहता है, लेकिन राम के घर में सब कुछ व्यवस्थित था, एप्पल पाई ऑर्डर में था, परफेक्टली अरेंज था। इसलिए मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहा, इसको आप ऐसे यूज कीजिए। नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस शो, दैट इज हरिकेन। हरिकेन, देखिए एच के ऊपर लकीर है और तीन जैसा जो लिखा हुआ है वो अ होता है, उससे चिपक एक लकीर है, उसको र बोलते हैं, और ई आई ए होता है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? हरिकेन। हरिकेन, हरिकेन मीन्स ये नॉन है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विंड, ओरिजिनेट फ्रॉम सी, मीन्स इसको तूफान भी बोलते हैं।
जैसे जो समुद्र से जो बहुत बड़ा तूफान उठता है उसी को हम बोलते हैं हरिकेन। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, ए स्ट्रॉन्ग हरिकेन इज एक्सपेक्टेड टू हिट उड़ीसा कोस्ट टुडे। मान लीजिए ऐसा अनुमान है मौसम विभाग का, ये फॉरकास्टिंग है कि आज जो है उड़ीसा कोस्ट से ये जो हरिकेन जो है, जो बहुत बड़ा तूफान जो आ रहा है वो टकराएगा। तो इसको मैं बोला, ए स्ट्रॉन्ग हरिकेन इज एक्सपेक्टेड टू हिट उड़ीसा कोस्ट टुडे। दूसरा एग्जांपल देखिए, बाय गेटिंग सक्सेस हरिकेन ऑफ एंथुसियाज्म विल सीन। मेरा ये कहना है कि जब आप सक्सेस पा लेते हैं तो बहुत बड़ा माने बहुत ज्यादा उत्साह आपको सभी जगह दिखने को मिलता है, खासकर आपके फैमिली मेंबर को। इसलिए मैं बोला कि बाय गेटिंग सक्सेस हरिकेन ऑफ एंथुसियाज्म विल बी सीन। हरिकेन को दूसरे ढंग से यूज किया, माने जिसका अनलिमिट हो, जिसका कोई बाउंड्री नहीं हो, इस ढंग का जो उत्साह रहेगा उसको भी हम बोलेंगे हरिकेन ऑफ एंथुसियाज्म। And third example of this noun, due to hurricane power supply knocked off in several parts of city. जैसे आप जानते हैं कि जब तूफान आता है खास करके कोस्टल एरिया में तो पूरा पावर कट हो जाता है, पूरा जो एरिया रहता है पूरा डार्क हो जाता है, क्योंकि अंधेरा में छा जाता है, क्योंकि सप्लाई कहाँ से हो सकता है, पूरा जो बिजली का खंभा होता है पूरा गिर जाता है, तार टूट जाता है। इसलिए मैं बोला ड्यू टू हरिकेन पावर सप्लाई नॉक्ड ऑफ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ सिटी। और इसको आप इस ढंग से यूज कीजिए। और आज का फोर्थ वर्ड ये रहा, That is tornado. टोर्नेडो, TORNADO। देखिए सी उल्टा लिखा हुआ है, उसके आगे दो बिंदु है, इसका मतलब ओ पढ़ेंगे, EI होता है, OU औ होता है, N के ऊपर लकीर है, इसका मतलब N पे आपको जोड़ देना होगा, जिसको पढ़ेंगे टोर्नेडो। टोर्नेडो, दिस इज अ नाउन, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विंड व्हिर्लिंग अराउंड ए स्मॉल एरिया। जैसे कुछ स्मॉल एरिया में ऐसे घूम घूम के जो बहुत ज्यादा गोल गोल जो घूमता है और काफी ज्यादा उसमें तूफान रहता है, उसको ही बोलेंगे हम टोर्नाडो। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, मोर स्टॉर्म्स एंड टोर्नाडो आर एक्सपेक्टेड इन कमिंग डेज। माने तूफान, स्टॉर्म हो गया तूफान और ये जो बहुत तेजी से जो हवा आएगा और गोल गोल जो घूमेगा, उसमें क्या हो कि मैंने डैमेज ज्यादा होता है, इसलिए बोला कि ये एक्सपेक्टेड है, आने वाले समय में ज्यादा एक्सपेक्टेड है। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस नाउन, टोर्नेडो डिवास्टेटेड मेनी लाइव्स। आप जानते हैं कि जब टोर्नेडो, जैसे साइक्लोन का ये रूप देख लीजिए, वो भी टोर्नेडो के कैटेगरी में आ जाएगा, हरिकेन के कैटेगरी में आ जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा लाइफ बर्बाद हो गया और पूरा क्षतिग्रस्त हो गया, इसी को मैं बोला टोर्नेडो डेवास्टेटेड मेनी लाइव्स। और थर्ड एग्जांपल देखिए, दिस टोर्नेडो वाज द डेडलीस्ट इन द डिकेड। मान लीजिए पूरा डिकेड में, मान लीजिए 10 ईयर्स का एक डिकेड होता है, तो मान लीजिए 10 ईयर्स के टेन्योर में ये सबसे ज्यादा खतरनाक ये टोर्नेडो था, मैंने स्ट्रॉन्ग विंड था जो बहुत ही बर्बादी किया, उसी को हम बोलेंगे दिस टोर्नेडो वाज द डेडलीस्ट इन द डिकेड। एंड नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस शो, दैट इज एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट, जिसको आप पहले पढ़ते होंगे, एक्सप्लिसिट नहीं है, एक्सप्लिसिट पढ़ेंगे। देखिए आई मीन्स हर से के और एस के ऊपर लकीर है, एस के ऊपर जोड़ देना होगा। तो देखिए एक्सप्लिसिट क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लिसिट। दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है क्लियर एंड एग्जैक्ट। ये हो गया क्लियर एंड एग्जैक्ट, जो कि स्पष्ट है और क्लियर है कि मुझे यही करना है और कोई मैंने भटकाव भी नहीं है, तो उसी को हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, यू शुड गिव एक्सप्लिसिट आंसर टू द क्वेश्चन। यू शुड गिव एक्सप्लिसिट आंसर टू द क्वेश्चन, इसका मतलब है कि इस प्रश्न का जवाब आप क्लियरली, आसानी से क्लियर दीजिए, स्पष्ट रूप से दीजिए। मैंने क्लियर दीजिए, वेग नहीं दीजिए, मैंने जो क्लियर है क्लियर कट आंसर दीजिए, उसी को हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट। और पहला दूसरा एग्जांपल देखिए, Dana English will provide you explicit solution of English. एक्सप्लिसिट, Explicit. इसको क्या बोलेंगे, एक बार देख लीजिए, एक्सप्लिसिट। या दिस इज एक्सप्लिसिट पढ़ते होंगे, इसलिए इसको एक्सप्लिसिट आज से बंद कर दीजिए पढ़ना, इसको पढ़ेंगे एक्सप्लिसिट। दिस इज एडजेक्टिव। देखिए सेकंड एग्जांपल, डाना इंग्लिश विल प्रोवाइड यू एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश। मतलब इंग्लिश ये कहना है कि डाना इंग्लिश जो है, इंग्लिश से रिलेटेड जितना भी आपका ये है पूरा क्लियर और एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता है, पूरा ज्ञान देता है, कोई भटकाव नहीं है, जो आपका जरूरत है पूरा क्लियर देता है। जैसे बोलने के लिए आए तो धारा प्रवाह बोलिएगा, लिखने में भी कोई नहीं रोक सकता है, ग्रामर पूरा टिप ऑफ द टंग होगा, और जब एग्जाम में बैठेंगे तो भी पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए मेरा ये कहना था कि डाना इंग्लिश विल प्रोवाइड यू एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश। एंड थर्ड एग्जांपल देखिए,
he is explicit about his goal from the outset. देखिए फ्रॉम द आउटसेट में शुरुआत से ही अपने गोल के प्रति पूरा क्लियर था कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है, कोई भटकाव नहीं है, उसी पे वो आगे बढ़ रहा है, उसी को हम बोलेंगे, इस तरह से हम यूज करेंगे। और आज का 6 वर्ड ये रहा, vehement, देखिए vehement, दिस इज VEHEMENT, vehement। देखिए V के ऊपर लकीर है, इसका मतलब जोड़ देना होगा। E अगर उल्टा लिखा हुआ है तो अ होता है, तो क्या पढ़ेंगे vehement, ह का उच्चारण नहीं है, vehement दिस इज vehement, दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ किसी चीज को करते हैं, दैट इज vehement। ये ज्यादातर नेगेटिव सेंस में यूज होता है। इसको बोलेंगे हम vehement। जैसे पहला देखिए, डिस्पाइट vehement अपोजिशन सेंट्रल गवर्नमेंट पास द बिल। मान लीजिए अपोजिशन का कितना भी विरोध था, बहुत स्ट्रांग विरोध था, लेकिन उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ये बिल पास कर दिया, क्योंकि जैसे आप जानते हैं, क्योंकि राज्यसभा में अपोजिशन का थोड़ा कंट्रोल कम हो गया, खास करके कांग्रेस का कंट्रोल कम हो गया, और जो अपोजिशन में भी है थोड़ा बीजेपी से मिल जाता है, इसलिए बहुत ही आसानी से कोई भी बिल पास कर देता है, और लोकसभा में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसलिए मैं बोला कि डिस्पाइट vehement opposition सेंट्रल गवर्नमेंट पास द बिल। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस एडजेक्टिव, अमेरिका डिड vehement criticize to Russian invasion। जैसे आपको पता है कि अमेरिका शुरू से ही रसिया जो अटैक किया उस पे यूक्रेन पे, उसका शुरू से ही वो क्रिटिसाइज कर रहा है, अब पुरजोर क्रिटिसाइज कर रहा है, इसी को मैं बोलूंगा इस ढंग से। और तीसरा एग्जांपल देखिए, vehement denial to Russian proposal was the cause of war। जैसे अब मैं बोला कि रसिया यूक्रेन वार हुआ क्योंकि ये रसिया का कुछ प्रपोजल था, यूक्रेन को पहले से बोल रहा था कि नाटो में सम्मिलित नहीं हो, लेकिन वो कुछ माना नहीं, पूरा स्ट्रांग इसको क्रिटिसाइज किया और उसको रिफ्यूट कर दिया, मैंने मना कर दिया, तो इसीलिए रसिया ने उस पे आकर के वार कर दिया। Seeing a constant stream of affection, a spontaneous flowing enthusiasm and unalloyed positive zest, even self-satisfied Daniel and Anil couldn't thwart themselves from saying you preponderant amount of thanks to you all for being with us, for following us, for becoming an ardent follower of Dan English and its content. Hello my dear friend, 100% you can speak just like a native speaker. Please try to follow as quick as you can, please. देखिए आज का 6th वर्ड ये रहा, that is थ्रेटन। देखिए थ्रेटन, वो थीटा जैसा लिखा हुआ है, उसको थ पढ़ते हैं, उसके ऊपर लकीर है, इसका मतलब थ पे जोड़ देना होगा। ई ए होता है, अगर ई ए उल्टा लिखा हुआ रहता है तो अ होता है, तो क्या पढ़ेंगे थ्रेटन। दिस इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है टू टेल समवन दैट यू विल हर्ट या किल हिम, धमकी देना या डराना, भावुकी जिसको बोलते हैं, तो उसी को हम बोलेंगे थ्रेटन। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, ऑन एंड ऑफ नॉर्थ कोरिया थ्रेटन्स टू यूज एटम बम। जैसे आप जानते होंगे कि नॉर्थ कोरिया जो है बार बार अक्सर ये धमकी देते रहता है कि मैं एटम बम का प्रयोग कर दूंगा, मैं जापान पे ये छोड़ दूंगा, अमेरिका का ये शहर बर्बाद कर दूंगा। तो ये जो थ्रेटन को बोलेंगे कि अक्सर नॉर्थ कोरिया ये करता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, इन ब्रॉड डे लाइट शॉपकीपर वाज थ्रेटन्ड बाय गुंडा। जैसे देखिए आजकल तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा कम हो गया है, लेकिन खास करके किसी रिमोट एरिया में ऐसा होता है कि पूरा दिन दिहाड़े मैंने जो दुकानदार है उसको गुंडा ने कुछ धमकाया और थोड़ा बंदूक भी तान दिया, बोला कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं तो आपको रैंसम मनी देना पड़ेगा। इसी को मैं बोला, इन ब्रॉड डे लाइट शॉपकीपर वाज थ्रेटन्ड बाय गुंडा। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, दिस इज ही इज थ्रेटनिंग मी टू ड्रैग इनटू कोर्ट फॉर नॉट पेइंग रिमेनिंग ड्यूज। मान लीजिए आप किसी से पैसा लिए, जैसे वो किसी से पैसा लिया तो उसको धमका रहा है कि आप मुझे ड्यू जो है, मेरा बैलेंस जो अमाउंट आपके पास है मुझे दीजिए, नहीं तो मैं आपको कोर्ट तक लेके जाऊंगा। उसके लिए वो डरा रहा है, धमका रहा है, इसी को मैं बोलूंगा थ्रेटन। इसको इस ढंग से यूज कीजिए, थ्रेटन। आज का 7th वर्ड ये रहा, दैट इज मैंगल। दिस इज मैंगल, MANGLE। देखिए एम के ऊपर लकीर है और ए और ई जब साथ में मिलता है तो ए करके पढ़ते हैं, और ई उल्टा लिखा होता है अ होता है, तो क्या पढ़ेंगे। और एन के नीचे देखिए एक छोटा सा मुड़ा हुआ है अंदर की तरफ, वो अंग होता है, तो मैंगल। दिस इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग बाय ट्विस्टिंग और टियरिंग।
मान लीजिए किसी को आप खींचते हैं तो मैं जैसे पेज को ही फाड़ते हैं वैसे ट्विस्ट करके करते हैं, या कपड़े को टुकड़े टुकड़े में फाड़ देते हैं, उसी को हम बोलेंगे मैंगल। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, माय नोटबुक वाज मैंगल बाय माय सन, मेरा जो नोटबुक था मेरे सन के द्वारा उसको मैंने फाड़ दिया गया, तो टुकड़े टुकड़े में कर दिया गया, उसी को हम बोलेंगे माय नोटबुक वाज मैंगल्ड बाय माय सन। और दूसरा एग्जांपल देखिए, अर्थक्वेक मैंगल्ड मेनी बिल्डिंग इन टर्की। जैसे आपको पता है ये टर्की में जो अर्थक्वेक आया बहुत ही डेविस्टेटिंग था, बहुत ही भयावह रूप में आया, क्योंकि आपको भी पता हो कि ऑलमोस्ट 35,000 डेथ अभी तक डेथ हो चुका है। इसलिए मैं बोला कि ये बहुत सारे बिल्डिंग को तोड़ फोड़ दिया, मटिया मिल मिला दिया, उसी को हम बोलेंगे अर्थक्वेक मैंगल्ड मेनी बिल्डिंग्स इन टर्की। और उसका दूसरा वर्ड भी होता है कमिटिंग मिस्टेक्स मेनी टाइम्स ड्यूरिंग अ स्पीच। मान लीजिए कोई स्पीच दे रहा है उसमें बहुत ज्यादा गलतियां हैं, तो उसको भी उस समय हम बोलेंगे मैंगल। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, हर स्पीच वाज मैंगल्ड एंड मार्क्ड विथ मिस्टेक्स। मान लीजिए उसका जो स्पीच था, जो भाषण था, उसमें बहुत ज्यादा गलतियां था और गलती से भरा हुआ था, उसको जब हम बोलेंगे तो इस तरह से यूज करेंगे मैंगल को। और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप यदि इस शो को फॉलो करते होंगे तो गारंटी के दावे के साथ मैं बोल रहा हूं कि आपको बैठे बैठे बहुत ही सैनोनिम मिल जाता है और उसको आप यूज कर सकते हैं। एक वर्ड की जगह पे मैं बहुत सारा वर्ड देता हूं, डिफरेंट यूजिंग करता हूं और एग्जांपल में भी बताता हूं, जिससे आपको आने वाले समय में आसान हो और किसी भी एग्जाम में बैठते हो तो भी आसान पड़े। चलिए आज का 9th वर्ड ये रहा, दैट इज नाउ नाउ, NO डैश NO। इसको नाउ पढ़ते हैं, एन के ऊपर लकीर है और दूसरे एन के आगे नीचे लकीर है, इसका मतलब आगे वाला सॉफ्ट में बोलेंगे नाउ 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 नाउ। दिस इज अ नॉन, इसका मतलब होता है अनसुटेबल, अनएक्सेप्टेबल। मान लीजिए जो सुटेबल नहीं है किसी जगह पे, जो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, उसी को हम बोलेंगे नाउ नाउ। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, डॉनिंग स्कैंटी ड्रेस एट द वर्क प्लेस इज कंप्लीटली नाउ नाउ। माने छोटा कपड़ा पहन के वर्क प्लेस पे जहाँ पे काम होता है वहां पे बिल्कुल मना ही है, वो सुटेबल नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है, मैंने एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, उसी को डॉन मैंने पहनना है, स्कैंटी में छोटा, ड्रेस तो आपको पता ही है, इसलिए मैं बोला कि डॉनिंग स्कैंटी ड्रेस एट द वर्क प्लेस इज कंप्लीटली नाउ नाउ। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस नाउन, न्यूडिटी इज डिफरेंट नाउ नाउ ऑन इंडियन बीच। जैसे आप देखते होंगे कि जो बीच जो होता है, खास करके आदमी जो फॉरेन ज्यादा जाता है उधर क्या है कि न्यूडिटी भी मैंने नंगापन भी चलता है, लेकिन खास करके इंडिया में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, वो अनसुटेबल है, इसलिए मैं बोला कि न्यूडिटी इज डिफरेंट नाउ नाउ ऑन इंडियन बीच। एंड थर्ड एग्जांपल देखिए, ड्रिंकिंग इज कंप्लीट नाउ नाउ इन बिहार। जैसे आप जानते हैं कि बिहार में ये इसका रूल लगा हुआ है, तो इम्पोज किया गया है, इसलिए यहाँ पे ड्रिंकिंग अलाउ नहीं है, कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है, नहीं कर सकता है। इसी को मैं एग्जांपल पे दिया, ड्रिंकिंग इज कंप्लीट नाउ नाउ इन बिहार। और आज का 10th एंड फाइनल वर्ड दैट इज पर्सोना नॉन ग्राटा। देखिए बहुत डिफरेंट वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। पर्सोना नॉन ग्राटा, पर्सोना नॉन ग्राटा। देखिए पी और ई का उल्टा लिखा हुआ था, अ होता है, उससे चिपक के एक लकीर है, उसको र पढ़ते हैं, ओ ई औ होता है। ई अगर उल्टा लिखा हुआ अ होता है और ए के आगे 2 बिंदी है तो इसका मतलब समझिए आ हो गया, आ। तो और वहाँ पे जी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब जी पे आपको जोर देना होगा। फिर ए के आगे 2 बिंदी है, आ हो गया। तो देखिए क्या पढ़ेंगे, पर्सोना नॉन ग्राटा। क्या पढ़ेंगे, पर्सोना नॉन ग्राटा। दिस इज अ नॉन, इसका मतलब होता है पर्सन हु इज नॉट वांटेड इन पर्टिकुलर कंट्री। मान लीजिए कोई आदमी ऐसा कुछ बिहेव किया हो जो उसके गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करता है, वो बोला कि नहीं आप फर्दर मोर माने आप अभी से मुझे एक्सेप्ट नहीं है, आप यहाँ नहीं रह सकते, अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल जिसको बोलते हैं उसको भी हम बोलेंगे, लेकिन ये आदमी से रिलेटेड है, इसलिए मैं बोला कि पर्सोना नॉन ग्राटा। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, आप शायद नाम सुने होंगे, तारिक फतेह वाज डिक्लेयर पर्सोना नॉन ग्राटा बाय पाकिस्तान। जैसे मैं बोला कि तारिक फतेह जो पाकिस्तान का ये सिटीजन है, उनका निवासी है, लेकिन उनको बोला कि आप वहां नहीं रह सकते हैं, आप मुझे अनएक्सेप्टेबल है, किसी हालत में आप यहाँ पे नहीं रह सकते, इसलिए बोला कि तारिक फतेह वाज डिक्लेयर पर्सोना नॉन ग्राटा बाय पाकिस्तान। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इन द वेक ऑफ वॉर रशियन एम्बेसडर वाज डिक्लेयर पर्सोना नॉन ग्राटा
grata by many European countries and ordered him to leave their country. जैसे आप जानते हैं कि रसिया यूक्रेन का जब वार हुआ उसके एवज में रसिया का जितना भी एम्बेसडर डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में था तो वो सब रेस्पेक्टिव देश बोला कि नहीं, मुझे आप बर्दाश्त नहीं है, आपको छोड़ना पड़ेगा मेरा देश। देखिए LIV लीव ये छोटा करके बोलना पड़ता है, वहां पे हर्षी है तो लीव, और ये LEAV मतलब इसको लंबा करके बोलना पड़ेगा लीव, दिस इज मींस छोड़ना। लीव मैंने छोड़ना, तो इसलिए देखिए इसको यूज कीजिए, पर्सोना नॉन ग्राटा। My urge, my request, my suggestion, make a go of your career, not allow in you an attitude of cavalier, having taken admission, remain intact without undergoing a cumbersome situation of becoming a cardinal part and parcel of Danan English must be your ambition of becoming a student of Danan English now. It's your term, please come on, come on. चलिए, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, पूरा इंटायरली डिफरेंट वर्ड था, थोड़ा हटके था, स्टैंडर्ड वर्ड था। मुझे लगता है कि आप एंजॉय किए होंगे इस शो को। यदि आपको ये अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। और चलिए, जो सिचुएशन था एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। Until recently, almost all things were in apple pie order, but hurricane or tornado-like situation started to turn in between Russia and Ukraine. Even more explicitly, Ukraine was threatened to mangle. Ukraine vehemently said to Russia, "It's a no-no and persona non grata." चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इस पे वर्क कीजिए, सिचुएशन बनाइए, इस वर्ड के साथ प्ले कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।